हे स्टूडेंट, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों का आंसर की रहने वाला है फॉर आप लोगों का मंथली टेस्ट, जो कि कल को आने वाला है। आपका क्वेश्चन हूबहू वही क्वेश्चन है, क्योंकि ये आंसर की है। ठीक है, ये क्लास 9 के लिए सोशल साइंस का रहने वाला। तो जल्दी से हम लोग फटाफट चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव 6 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स का, तो 6 नंबर। फिर 4 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स का, तो 8 नंबर। और 2 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स का, तो 6 नंबर आप वहाँ से गेन कर सकते हैं। टोटल 20 नंबर का आपका होता है एग्जाम। ठीक है, तो पहला आप ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्या बोल रहे हैं। रूस में कोलखोज क्या था। रूस में कोलखोज क्या था, तो सामंत था, या क्या है, सामूहिक खेती था, या सामूहिक प्रार्थना, या फिर विद्रोह। तो क्या था वो एक, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक सामूहिक खेती थी। क्या थी, एक सामूहिक खेती। तो ये एक सामूहिक खेती था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज करेक्ट। फिर क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध आप लोग पढ़े ही होंगे। प्रथम विश्व युद्ध ये हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध आपका ये था, और द्वितीय विश्व युद्ध है 1939 से 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका जो हो जाएगा कॉफ जो नंबर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहे, हिटलर की सैनिकों ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया। तो हिटलर के सैनिकों ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया, मई 1939 में, या अगस्त 1939, या सितंबर 1939, या अक्टूबर 1939। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो आपका करेक्ट हो जाएगा, सितंबर 1939 में किया था। निम्न में कौन प्राकृतिक झील है। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक झील है, तो चिल्का झील, हीराकुंड झील, या फिर गोविंद सागर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, चिल्का झील जो है एक प्राकृतिक झील है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे, देश के सर्वोच्च न्यायालय क्या बोल रहे, देश के सर्वोच्च न्यायालय कौन है। ठीक है, न्यायिक है, तो वो है धर्म, या सर्वोच्च न्यायालय, या संविधान, या राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायिक कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे, ग्रामीण क्षेत्रों में किन प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो किन प्रकार की बेरोजगारी, कितने प्रकार की पाई जाती है, 2, 3, 4, या इनमें से कोई नहीं। तो कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इज करेक्ट। अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न, पहले प्रश्नों को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका आंसर भी दिखाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, कुलक से क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन 7 नंबर, और बोल रहे 2 प्राकृतिक झीलों के नाम लिखे। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है संविधान किसे कहते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी क्यों पाई जाती है। तो ये सब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाएंगे। फिर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं क्या क्या है। क्या बोल रहा है, नदियों व झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। दीर्घ उत्तरीय जो कि 3 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें टोटल आप 3 और 3 मतलब टोटल 6 नंबर इससे आप गेन कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर एक टिप्पणी लिखे। तो आप चलिए देखते हैं हम इसका किस तरह से इसको आंसर को लिखेंगे। तो देख सकते हैं आपका 7 नंबर, जैसे कि क्वेश्चन था कुलक से क्या समझते थे, कि देखिए इस प्रकार से इसका आंसर लिखा हुआ है। कुलक का अर्थ अमीर किसान, एक अमीर किसान होता है। ठीक है, कुलक का अर्थ जो 1917 की रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ में कुलक उन धनी किसानों को कहा जाता था जिनके पास अपनी जमीन, पशु और किसी उपकरण थे। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कुलक। तो कुलक का अर्थ क्या होता है, अमीर किसान। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2 प्राकृतिक झीलों के नाम पूछे जा रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं भारत में कई प्राकृतिक झीलें हैं, जिसमें से 2 प्राकृतिक झीलों के नाम है, एक बुलर झील और एक नैनीताल झील। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा आपको। संविधान किसे कहते हैं। संविधान नियमों और कानूनों का एक संग्रह है। ठीक है, जो किसी देश की सरकार और उनके नागरिकों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। यह किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च कानून होता है। तो ये बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया है संविधान का। ठीक है, संविधान क्या होता है, नियमों और कानूनों का एक संग्रह होता है, जो क्या करते हैं, देश के नागरिकों और देश की सरकारों के बीच का एक संबंध बनाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये अगर सरकार भी कोई गलती करता है तो हम उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। तो वही बोल रहा है, एक
देश और सरकार के बीच एक संबंध को नियंत्रित करता है। तो वही बोल रहे हैं, आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी क्यों पाई जाती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से किसान पर निर्भरता के कारण पाई जाती है। किसान की निर्भरता पर पाई जाती है। फिर क्या बोल रहे हैं, किसान एक मौसमी गतिविधि है। किसी एक क्या होती है, मौसमी गतिविधि है। मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भरता के कारण पाई जाती है। जो लोग किसी पर आश्रित रहते हैं वह लोग को खाली जब खेती होती है तभी उन लोगों को रोजगार मिलता है, बाकी टाइम वो लोग बेरोजगार रहते हैं। तो वही बोल रहा है कि ये एक कृषि बेरोजगारी है। ठीक है, किसी पर जो लोग निर्भर रहते हैं उनके लिए बेरोजगारी है। फिर क्या बोल रहे हैं, कृषि एक मौसमी गतिविधि है। ठीक है, कृषि जो होता है हर टाइम नहीं करता, ये एक प्रॉपर क्या बोले मौसम में किया जाता है, जिसमें साल के कुछ निश्चित महीने में ही काम उपलब्ध होता है, जैसे बुनाई और कटाई के दौरान। बाकी महीने में जब किसान कृषि कार्य नहीं होते तो अधिकांश श्रमिक बेरोजगार हो जाते। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी, इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 जो हो रहा है, नदियों और झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, नदियों और झीलों के कुछ आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। जैसा कि कृषि, नदियां व झील सिंचाई के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। सिंचाई के लिए पानी का वो मुख्य स्रोत है, जिससे कृषि उत्पादन में मदद मिलती है। तो ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, जल विद्युत उत्पादन। नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जो ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। ये भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे, पर्यटन। नदियों और झीलों पर्यटन को बढ़ावा देती है। ठीक है, इसकी प्राकृतिक सुंदरता और नौका विहार जैसी गतिविधियां पर्यटन को आकर्षित करती है, पर्यटकों को आकर्षित करती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, और एक होता है मछली पालन। ठीक है, क्या है, एक मछली पालन। यह मछली पालन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो लाखों लोगों के लिए आजीविका का साधन है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या, नदी और झीलों के कुछ आर्थिक महत्व। ठीक है, कि इसके क्या महत्व है नदी और झील के। तो ये जो थे आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका 11th रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्या लिखे, सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर एक टिप्पणी लिखे। तो आप लिखे, सार्वभौम वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट क्या लिखे, फ्रेंचाइज का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित आयु से ऊपर के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार। क्या लिखा है, यह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन आपका सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, यह नागरिकों को सरकार चुनने और उसे जवाबदेही बनाने का अवसर देता है। फिर क्या बोल रहा है, भारत में 18 वर्ष या उनसे अधिक आयु के सभी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। ठीक है, तो वो वोट डाल सकते हैं। ठीक है, वो भी सरकार चुन सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, तो बस ये आज का 12 क्वेश्चन था, जो कि आपका सब्जेक्ट SST का रहने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।